अब देखिए एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। जो ये टोटल हमारा सेक्शन सी है, इस सेक्शन सी में आपको 25 नंबर मिलता है। नैरेशन से आपको मिलने वाले हैं 2 नंबर। इसी प्रकार आपका सेकंड हिस्सा इससे आएगा सिंथेसिस, तो सिंथेसिस से भी आपको 2 नंबर मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपको 2 नंबर मिलेगा। सिंटैक्स भी आपका 2 मार्क्स ही देगा, आपको 2 नंबर ही मिलेगा। साइनोनिम्स जो आपका है ये यहाँ से जो अब आगे शुरू होने वाला है, साइनोनिम्स हैं जिसमें एंटोनियम की बात करें, वन वर्ड का बात कर लीजिए, तो इडियम्स की हम बात करें, होमोफोन्स की हम बात करें, फिर आपका ट्रांसलेशन इसी में सबसे लास्ट हिस्सा होता है, या हिंदी टू इंग्लिश करना। टोटल हम डिवाइड करके सारे को अगर जोड़ेंगे आपस में तो ये सारे बन जाते हैं आपके 25 नंबर। अब इन 25 नंबर में हम एक एक की बात कर लेंगे, और एक एक में जो आपका सारा सिस्टम है वो हम अब आपको अलग अलग ही बता रहे हैं। ठीक है, सबसे हम पहली बात करें तो पहला हमारा होता है नरेशन। ठीक है, नरेशन बोल नॉर्मली इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। पहले मैंने अभी जैसे नाम गिना है आपको, उन नामों में क्या है, पहला असर्टिव होता है, इंटरोगेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। इस सीरीज से आपके सिलेबस में होता है, लेकिन परीक्षा में कौन सा आएगा ये कोई कह नहीं सकता है, तो आपको सभी को देखना चाहिए। हमने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरीज से लिया है। जैसे हम पहले की बात करें, असर्टिव क्या होता है, असर्टिव की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, लास्ट में उसके फुल स्टॉप आता है। तो ऐसे सभी वाक्य जिनकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो और उनके लास्ट में फुल स्टॉप आए, वे सभी के प्रकार के जैसे वाक्य असर्टिव होंगे। करना क्या होता है, असर्टिव में कोई आपको झंझट घबराने का नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ सब में ऐसे ही करें आप। देखिए सबसे पहला क्या काम है, यहाँ जो हमारा वर्ब लिखा है सेड टू, अगर सेड टू है या ऑब्जेक्ट उसके साथ में है ऐसा कहिए, तब हम इस सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में। ठीक है, राजन टोल्ड रेखा। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि आपको ऑब्जेक्ट होने पर ही चेंज करना है, अगर ऑब्जेक्ट है तभी, और ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद फिर आप उस सेड को सेड ही रखें। सेड को सेड ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तब। कंजक्शन भैया आपने लगा लिया है दैट, असर्टिव का कंजक्शन है दैट। ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि कंजक्शन सभी असर्टिव में दैट लगता है। ऐसे जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब सभी असर्टिव में टोल्ड होगी। ठीक है, 2 बातें चेंज हुई आपकी, रिपोर्टिंग वर्ब सभी में टोल्ड होना है, कंजक्शन सभी में दैट लगना है। अब उसके बाद अंदर की हम 2 चीज़ों को चेंज करेंगे। 2 चीज़ें क्या होंगी, वो एक हमारा प्रोनाउन होगा और एक होगी वर्ब। ठीक है, वर्ब और प्रोनाउन ही चेंज होने हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होना है। एक चीज़ और अगर कहीं कहीं आपको मिल जाता है, निकटता दिखाने वाला शब्द। 3 चीज़ें आपकी टोटल हो गई, वो सब में नहीं भी मिलता है, लेकिन जहाँ जहाँ मिले तो उसको भी आप चेंज करें। 3 बातें याद करिए, क्या है, प्रोनाउन है, वर्ब है, निकटता दिखाने वाला शब्द है, इनके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये हमारा प्रोनाउन लिखा है यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हमेशा ही चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा ऑब्जेक्ट है रेखा, और रेखा को हमें जब चेंज करके लाएंगे रेखा के अकॉर्डिंग हम यू को, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, अब हमें लाएंगे सब्जेक्ट हम रेखा का, तो रेखा का सब्जेक्ट होता है सी, रेखा फीमेल जेंडर में है। यू ऑब्जेक्ट मतलब के अनुसार बदल रहा है, लेकिन खुद सब्जेक्ट था इसलिए हमें उसका सब्जेक्ट लाना पड़ा जिसको हम जिसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि उसमें लगता है आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यही है इसकी, तो आपने बना दिया हेल्प्ड, सी हैड हेल्प्ड। अब हमारा अगला प्रोनाउन है मी, इस मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, राजन। राजन क्या है, मेल जेंडर में है, पुरुष है, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हमें मेल जेंडर का ऑब्जेक्ट लाना है। मेल जेंडर का ऑब्जेक्ट होता है भाई हिम। अगला लिखा है इन प्रीपोजिशन है, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगला लिखा है माई, माई प्रोनाउन है, माई का सेम प्रोसेस वही है, फर्स्ट पर्सन का है, और चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वो खुद पॉजेसिव फॉर्म में है, तो पॉजेसिव फॉर्म में हमें उस सब्जेक्ट का ही पॉजेसिव फॉर्म लाना है। सब्जेक्ट का पॉजेसिव फॉर्म मतलब राजन का पॉजेसिव फॉर्म। राजन क्या है, मेल जेंडर, और मेल जेंडर का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है भाई, उसका पॉजेसिव फॉर्म होता है हिज। वर्क यहाँ पर नाउन है, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब अगला वर्ड हमारा लिखा है यस्टरडे। यस्टरडे क्या होगा, निकटता दिखाने वाला शब्द है, इसको भी हम चेंज करते हैं, और ये चेंज होता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव से कोई भी सेंटेंस आपको आता है, इस प्रकार से आप उसको बना सकते हैं। अगला हम सेंटेंस देखें तो ये लिखा है आपका व्हाट आर यू डूइंग। अंदर के सेंटेंस को ही देखें पहले, अंदर के सेंटेंस को देख लेंगे तो उससे आपको उसका कैटेगरी मालूम चलेगा कौन सा वाला है। अंदर देखा हमने सेकंड टाइप इंटरोगेटिव वर्ड लिखा है, क्वेश्चन मार्क भी इसके लास्ट में लगेगा, तो ये हमारा क्या है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव वर्ड हो गया। सेकंड टाइप हो चाहे फर्स्ट टाइप हो, दोनों का सेम प्रोसेस है, मैं क्या बता रहा हूँ कैसे। यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है आपका सैड, चाहे ये सैड हो चाहे सैड टू हो, दोनों को ही हम क्या करते हैं,
आस्क्ड में बदलते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो चाहे सैड टू हो, दोनों ही बदलेंगे आस्क्ड में। ऊपर के जैसा नहीं है यहाँ, है ना। वहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट के आने पर ही टोल्ड होता था, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए लेकिन ये आस्क्ड में बदलेगा। अब अंदर यहाँ सेकंड पर्सन जो हमारा लिखा है, सेकंड टाइप सेंटेंस बन रहा है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, तो वो इसकी वजह से बन रहा है, इंटरोगेटिव शब्द की वजह से। अगर किसी में है ये तो हम इसमें कोई कंजक्शन ना लगाएं, अगर नहीं है सिर्फ इसके ऐसे लिखा होता आर यू डूइंग हेयर, तो आर यू डूइंग फर्स्ट टाइप होता, वहाँ पे फिर हम इफ़ लगाते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होने पे इफ़ लगाते हैं और सेकंड टाइप होने पे इफ़ नहीं लगाते, बल्कि उसी कंजक्शन को बना लेते हैं, उसको ही कंजक्शन। जैसे ये इंटरोगेटिव शब्द है हमारा व्हाट, तो ये व्हाट ही कंजक्शन बन जाएगा, ठीक है। यानी कोई दूसरा भी इंटरोगेटिव वर्ड है तो उसको भी आप कंजक्शन बना सकते हैं। दो बातें हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में चेंज कर दिया आपने, कंजक्शन लगा लिया, वही इंटरोगेटिव। अब जो सारा पीछे को बचा है उसका बनाना है भाई आपको असर्टिव। क्या बनाना है, असर्टिव। और असर्टिव क्या होता है, जो सब्जेक्ट से शुरू हो, फुल स्टॉप पे लास्ट हो। तो हम इसके सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट कौन है उसका, यू। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होता है बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाहर का ऑब्जेक्ट कौन था हमारे पास, मी, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। और मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आर और डूइंग टेंस बना रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा यहाँ, वाज। आईएनजी पास्ट में भी रहता है, प्रेजेंट में भी रहता है, ठीक है। अगली बात लिखा है हमारा हियर, और हियर क्या है, निकटता दिखाने वाला शब्द है, इसको हम दूर वाले में चेंज कर लेंगे, और दूर वाले में चेंज करोगे तो हेयर का होता है देयर। बाद में फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए, वो लगाना है फुल स्टॉप। नेक्स्ट तीसरा हम पॉइंट देखें, अंदर लिखा है स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब है खड़े हो जाओ, और ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव का क्या जांच होता है, कैसे पहचानते हैं, वर्ब से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे लास्ट होगा, ऐसी कंडीशन का सेंटेंस इंपरेटिव है। इंपरेटिव में आपको तीन बातें पता करनी है कि वो आदेश है, सलाह है या रिक्वेस्ट है ना। अगर आदेश है तो ऑर्डर रिपोर्टिंग वर्ब बनेगा, सलाह है तो एडवाइस बनेगा, और निवेदन हो रहा है कुछ तो रिक्वेस्टेड बनेगा। यहाँ कह रहे हैं द टीचर सेड, टीचर ने कहा है, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, तो टीचर तो ऑर्डर करेंगे। यहाँ क्या लगाना है आपको, बनाइए देखिए इस प्रकार, द टीचर। अब इस सैड का, चाहे यहाँ पर सैड होता चाहे सैड टू होता, दोनों का ही हम वही करेंगे, ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ नई बात क्या है, कंजक्शन लगाना है इसमें, टू। पॉइंट करिए, कंजक्शन टू। पहले में कंजक्शन दैट था, दूसरे में इंटरोगेटिव शब्द कंजक्शन बन गया, तीसरे में कंजक्शन लगाए टू। अब यहाँ पर वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। सेम टू सेम वर्ब जैसी है उसको ही स्मॉल लेटर से लिख दीजिए, टू स्टैंड अप। ओके, ये आपका हो गया तीन टाइप, है ना। असर्टिव हो गया, इसमें इंटरोगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया। अब हम अगले उससे हिस्से की बात करें, देखिए यहाँ हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। कैसे मालूम चल रहा है, हम यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन देख रहे हैं ना, इससे ही आपको जांचना है एक्सक्लेमेटरी से। क्या कह रहे हैं, एलास, और एलास जहाँ पर लिखा होगा तो वही रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में। अगर एलास नहीं होता, कोई नॉर्मल वर्ड होता है, जैसे हाउ फाइन द बर्ड इज़, हाउ हाई द ट्रीज, फिर आपको सारे सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ फिर हम एक्सक्लेम्ड ही लिख के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन अगर जैसे एलास लिखा है, या और भी शब्द आ सकते हैं इसके, जैसे ओ है, हुर्रा है, तो उनको हटाने के लिए यहाँ पर हम एक वर्ड जोड़ते हैं, ही एक्सक्लेम्ड, और विद लिखकर उसके जैसा मीनिंग का शब्द लिखेंगे। एलास का मीनिंग होता है दुख से, दुख से होता है, और दुख को हम दूर करेंगे यहाँ सोरो से, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो आपने ये लगा दिया इसमें, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कंजक्शन लगाना है भाई दैट, ठीक है। अब जब दैट कंजक्शन लगाना है तो समझ जाए दैट लग के क्या होता है, दैट लग के असर्टिव बनता है, और उसके बाद जहाँ ये शब्द मिलेगा सिर्फ इतना हिस्सा ही एक्सक्लेमेटरी था इसका, बाकी जो पोर्शन बचा है पीछे को वो सारा ऑटोमेटिक असर्टिव है, ऑलरेडी असर्टिव है। तो उसको चेंज कर लीजिए ऐसे, बस देखो माई को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा हिज। सन नाउन है, कोई चेंज नहीं करेंगे आप। फिर वर्ब है हैज़, हैज़ को आप पास्ट में लेके जाओगे तो होगा हैड। डाइड थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म एक जैसा ही होता है। हैज हैव के साथ अगर कोई वर्ब आई है तो ऑलरेडी थर्ड ही होती है वो। अगली हम बात करें, लिखा है मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू का मतलब होता है भगवान तुम्हारा भला करे। ये लास्ट हमारा टॉपिक है, इसका मतलब होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव का क्या है, उसमें इच्छाएं होती हैं, शुभकामनाएं होती हैं, नमस्कार होता है, अभिशाप होता है, ऐसी बातें कहलाता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या है, जैसे कह रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये किसी के लिए शुभकामना है, मतलब उसके लिए वरदान जैसी बात है।
तो इन चीज़ों को शो करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब आता है हमारा विज्ड, और कंजक्शन लेती हैं दैट। अब यहाँ एक आपको प्रॉब्लम आ जाएगी थोड़ी सी कि अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है गॉड है ना, उसके पहले हम लगा लेंगे दैट हैं, और दैट लग जाने का मतलब समझ जाएं आप कि ये असर्टिव बनेगा। जहाँ जहाँ दैट बताया जा रहा है वहाँ वहाँ असर्टिव बनाने के लिए क्या करना है, उसको सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में, गॉड, और इस गॉड से शुरू कर दिया हमने गॉड। मे को अंदर लाकर पास्ट में ले जाइए, मे का पास्ट क्या होता है, माइट, बाकी माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब रहती है। अब इस यू को चेंज करने का दिक्कत आपको आएगा। यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और ऑब्जेक्ट हमें बाहर दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर जब नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट को एज्यूम करते हैं, ऑब्जेक्ट को मानते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होने पे हम फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। इस मी के अकॉर्डिंग उस यू को बदलेंगे, वो खुद ऑब्जेक्ट है तो मी का ही ऑब्जेक्ट वहाँ आ जाएगा, और मी क्या है, मी खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आपने लिख दिया है भाई मी। ये टोटल डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो गया। 5 हमने सेंटेंस दिखाए आपको अलग अलग। किसी अगर स्टूडेंट को देखना है इनको फुल फॉर्म में, फुल फॉर्म का मतलब एक चैप्टर बिल्कुल माइन्यूट अलग अलग, और पीडीएफ के साथ अगर देखना है, तो मेरी सलाह है आपको, ये हमारा चैनल है स्टेबल क्लास है ना, आपको यहाँ ये प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। स्टेबल क्लास के नाम से चैनल है, इसको प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए, यहाँ से आपको सारा ही ये मिल जाएगा, ठीक है। टोटल एक एक बात बिल्कुल विस्तृत मिल जाएगी। यहाँ मैंने आपको टू दी पॉइंट दिखाया, शॉर्ट में दिखाया है, लेकिन वहाँ आपको ये फुल फॉर्म में मिलेगा अलग अलग। एक असर्टिव का टॉपिक पूरा अलग, ऐसे इम्पेरेटिव अलग, एक्सक्लेमेटरी अलग, सब कुछ आपको वाइडली मिलेगा है। अगर आप बारीक से स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। अगली हम बात करें, ये लिखा है देखो सिंथेसिस, सेकंड हमारा पॉइंट आ रहा है सिंथेसिस का, है ना। सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस में वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें 3 कैटेगरी बनता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तीनों के सेंटेंस हम आपको लेकर आए हैं। यहाँ मैंने खास वो सेंटेंस लिए हैं जिनका बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार आते हैं परीक्षाओं में। जैसे पहले हम बात करेंगे सिंपल बनाने का है, वहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा परीक्षा में, हर सेंटेंस में ऑप्शन मिलेगा। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको 2 में से एक करना है, ऐसे सिंथेसिस में भी 2 मिलेंगे, उनमें से भी एक करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में से भी 2 में से एक करना है, यानी सब में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। गलती के चांसेस बहुत कम है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तब। देखिए पहला सेंटेंस कह रहे हैं द मैन सॉ स्नेक ही गॉट फियर, कह रहे हैं आदमी ने एक सांप देखा वह डर गया। जब जब आपको दोनों तरफ एक जैसा सब्जेक्ट मिले तो आप पार्टिसिपल में जा सकते हैं, नाउन जीरेंड से पहले प्रीपोजिशन में जा सकते हैं, इन्फिनेटिव में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इन एक जैसे सब्जेक्ट्स वालों को बनवाती हैं, ठीक है। अब देखिए पार्टिसिपल में चल रहे हैं हम। पार्टिसिपल में क्या होता है कि जब काम तुरंत हो रहे हों या एक दूसरे के अंदर हो रहे हों तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, सांप देखा है डर गया है, तो सांप देखने के तुरंत ही बाद डर जाएगा। और जितने भी ऐसे काम आएंगे एक के बाद एक जस्ट हों, बिना गैप के हों, तो उनमें क्या करना है, इसको वर्ब को, जो पहला वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर लीजिए। करा हमने सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक। अब दूसरे में रिपीट निकाल दो, जो उसके लिए रिपीटिंग हो रहा हो कुछ। मेन वर्ड को ले आइए, मेन वर्ड कौन है हमारे पास, द मैन, मैन, और फिर दूसरा लिख लो गोट फियर। एक क्रिया बच जाएगा, बाद वाला वर्ब आपका सेफ रहेगा। ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल। यहाँ दूसरा तरीका भी आप लगा सकते थे। दूसरे तरीके में क्या होता है, इसको हम जीरेंड माने, अगर अभी ये पार्टिसिपल है, अगर जीरेंड माने तो इसके पहले आप ऑन लगा कर भी इसको बना सकते थे, ऑन सीइंग अ स्नेक द मैन गॉट फियर, तब भी ये ठीक है। नीचे वाला हम देखें, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया, ही वेंट होम, घर चला गया। जितने भी सिंपल इस तरह के हैं आपको गैप लेकर आ रहे हैं, काम खत्म हो गया फिर जा रहा है घर, तो वो सभी क्या हैं, आफ्टर प्लस जीरेंड के हैं। सेम इसी प्रोसेस से चलिए, आप क्या करना है, ये वाली वर्ब को बना लो आप जीरेंड। कैसे बना लिया, फिनिशिंग करके इसको ना आईएनजी कर लो, आईएनजी लगा के बन जाता है वो, उसी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। उसके पहले क्या लगाएं, आपने लगा लिया आफ्टर। आफ्टर क्यों लगा रहे हैं, आफ्टर उन सारे वाक्यों में लगाना है जो गैप लेकर चलेंगे। ये तुरंत हुआ था, ये गैप लेकर चल रहा है, ठीक है। क्या करा आपने, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, सीधे सीधे बात है। फिर कोमा लगाइए और दोनों ही में से एक ही को काट दो, एक ले लेना है। तो क्या बना भाई, ही वेंट होम। ये बिल्कुल सिंपल हो गया जी, ठीक है। अब हम बात करें आगे कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में देखिए 3 तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, एक नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। देखिए क्या है, यहाँ लिखा है पहले, यू डिड दिस मिस्टेक, तुमने ये गलती की है।
एवरीबडी नोज इट, सब इसे जानते हैं। बस सेंटेंस का फ्लो कर लीजिए हल्का सा कि कौन से को पहले बोलना है। तो हम पहले को बोलेंगे ऐसे कि सब जानते हैं कि तुमने गलती की है। ये बस फ्लो करके आगे पीछे करना है सेंटेंस को। कैसे करें? एवरीबडी नोज, पहले उसको लिख लिया हमने जो फ्लो में पहले आ रहा है। एवरीबडी नोज, इसका मतलब हो गया प्रत्येक व्यक्ति जानता है। ये रिपीटिंग चीज़ थी, इसको निकाल दो। क्या जानता है? कंजक्शन लगाए हम कि। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यू डिड दिस मिस्टेक, कि तुमने ये गलती की है। यू डिड दिस मिस्टेक। ठीक है, बिल्कुल आप आसानी से बना पाएंगे। ये सेंटेंस हो गया हमारा नाउन क्लोज से। कॉम्प्लेक्स के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से नाउन क्लोज का बन गया है। ठीक है, इससे हम अगली बात करें, ये भी कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ हम बात करेंगे एडजेक्टिव क्लोज को लेकर। जैसे कह रहे हैं वी मीट अ मैन, हम एक आदमी से मिले। द मैन वॉज क्राइंग फॉर हेल्प, आदमी सहायता के लिए चिल्ला रहा था। तो यहाँ क्या है कि किसी की विशेषता बताई जाने लगी उधर। जैसे मैन देखा है, मैन की विशेषता बता रहे हैं। मैन की विशेषता क्या है? कि चिल्ला रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि उसके लिए कंजक्शन लगाना होता है मैन के लिए। और जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, मनुष्य हैं, उन सबका कंजक्शन होता है हु। वी मीट अ मैन, तो सीधे सीधे आप जोड़ लीजिए उसको हु। हम एक आदमी से मिले, जो, इसका मीनिंग निकलता है फिर वहाँ पे जो। अब मैन एक बार आ गया तो फिर दूसरे बार में उसको न लाएं, हटा दें उसको ना, बनेगा वी मीट अ मैन हु वाज क्राइंग। बस सारा ऐसे ऐड कर लीजिए, हु वाज क्राइंग फॉर हेल्प। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब इससे अगला सीरीज आता है कंपाउंड का। कंपाउंड बिल्कुल ईजी होता है, बस सेंटेंसेस का मीनिंग करिए और मीनिंग करके कोई सूटेबल कंजक्शन बीच में लगाना है उनके। जैसे मैं बताऊंगा आपको, देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। पहले का अर्थ है यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे। दोनों बातों को बीच में बोल लो ऐसे बिना रुके। बिना रुके बोलोगे तो बीच में एक शब्द आएगा हिंदी में ही, अन्यथा। ठीक है, क्या आएगा? अन्यथा। बस उसकी अंग्रेजी लगानी है। और उसकी अंग्रेजी क्या होता है भाई? उसकी अंग्रेजी होती है भाई अदरवाइज। तो हमें कंपाउंड बनाते हुए तो बहुत ही ईजी होता है। दोनों को करो मीनिंग में, और मीनिंग करके एक शब्द जोड़ना है अकॉर्डिंग टू सेंस। कह रहे थे तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। कंपाउंड हो गया ये। ठीक है, ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ईजी लगे उसे बनाएं। अगली बात हम करें, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तीसरा हिस्सा है नरेशन सिंथेसिस के बाद। ये भी उसी क्रम में चलेगा। इसमें देखिए क्या है, पहले हम कह रहे हैं रिमूव टू, कि एडवर्ब टू को हटाइए। ये TOO कैसे हटता है? ये TOO हटता है भाई सो और दैट से। ठीक है, हमें इसको सही जगह पे फिट करना है। सो और दैट, वो कहाँ कहाँ फिट करते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले सेंटेंस जहाँ से शुरू हो रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही लिख लीजिए, कोई रिफॉर्मेशन करने की आवश्यकता नहीं है। द मैन इज़, बस इस TOO की जगह लिख दो सो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है ये। टू की जगह सो लिख दिया है, फिर लगा दिया हमने दैट। दैट लगाने के बाद जो इधर सब्जेक्ट था ये हमारा मैन, उसका ही प्रोनाउन यूज़ कर दो। उसका प्रोनाउन क्या होगा? मैन का प्रोनाउन होता है ही। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ भी प्रेजेंट टेंस में आएगा कैन नॉट। ठीक है, अगर ये पास्ट में बात चल रही होती तो कुड नॉट आ जाता है, इतना अंतर आता। बस इतना करने पर जो ये हमारी वर्ब हो रही थी टू लग के, इस टू को उड़ा दो और बस सीधा लिखेंगे रन। रिमूव टू हो गया जी। ठीक है, दो बात देखी थी आपने, टू के जगह पे दो ये लिख दिया सो, फिर हमने एडजेक्टिव लिख के दैट लगा लिया, और फिर उसी वाले पहले वाले का सब्जेक्ट का ही लेके कैन नॉट लगाया, टू हटा के वर्ब लिख दिया। अगली बात यहाँ कह रहे हैं डिग्री चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में बदलो। पॉजिटिव डिग्री में क्या है? देखिए लिखा है सरला इज वाइजर देन आई। एक तरफ सरला है, एक तरफ आई, दोनों कंपैरिजन वर्ड है हमारे पास। जब भी दोनों कंपैरिजन वर्ड मिलेंगे तो पीछे वाले से शुरू करना है। किससे शुरू करना है? पीछे वाले से। आई से शुरू कर लिया। टेंस हम यूज़ करेंगे, प्रेजेंट का ही मिला है हमें। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखने वाली बात है कि नेगेटिव अगर पहला नहीं है, नोट नहीं है आपको, तो नोट वाला बनाना है। और नोट वाला था पहले वाला तो बाद में नोट वाला ना बनाए। ये नोट वाला नहीं था, अब इसको हम नोट वाला बनाएंगे। आई एम नोट। पॉजिटिव में क्या होता है? इसकी फर्स्ट फॉर्म लानी होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई? वाइज। इसके एक और लगता है एज, हमेशा ही एक और लगता है सोया एज। तो सोया एज का चक्कर क्या है? सो नेगेटिव वालों में आता है, एज अफर्मेटिव में आता है। तो ये नोट हमारा आ रहा है तो यहाँ लग जाएगा अब सो। इसका सिंटैक्स भी आता है, याद रखें। अब इधर वाले सब्जेक्ट को वहाँ ले जाओ, बस तैयार है। ये आपका पॉजिटिव। आगे कह रहे हैं पैसिव वॉइस बनाओ, तो पैसिव वॉइस भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। देखिए क्या लिखा है, द प्लेयर्स हैव वॉन द मैच।
पैसिव वॉइस का सीधा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट को ले लो। ऑब्जेक्ट क्या है वाक्य में? द मैच। सबसे पहले हमने इसको ले लिया द मैच, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट बड़े ही आसान होते हैं, बस बीन लगाने से ही बन जाते हैं उन्हीं क्रियाओं के साथ। द मैच हैज़ बीन, और इनमें कमाल होता है कि थर्ड फॉर्म पहले से ही आती है। फिर लिख दो बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय द प्लेयर्स, ये आपका बन गया भाई पैसिव वॉइस। सारे टॉपिक इसी प्रकार से आपको बढ़ते क्रम में मिल जाएंगे। अगली हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में मिलता है नेगेटिव बनाने को। नेगेटिव बनाने का मतलब है कि नेगेटिव तो बने वाक्य लेकिन उसका मीनिंग चेंज ना हो। सारा ट्रांसफॉर्मेशन कहता ये है कि वाक्य को रूपांतरित करिए आप, उसको दिखने में डिफरेंट कर दीजिए, लेकिन क्या उसका मीनिंग चेंज ना हो जाए, तो वो बात का ध्यान रखना होता है। ये कह रहे हैं एवरीबडी हेट्स हिम, मीनिंग बनता है इसका सब उसे घृणा करते हैं, सब उसे घृणा करते हैं। इसको हम बिना अफर्मेटिव बोलें, नोट में बोलें तो कैसे होगा कि कोई उसे प्यार नहीं करता। यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसे घृणा करता है, तो हम क्या कहेंगे अब कि कोई व्यक्ति भी उसे प्यार नहीं करता, ये बन जाएगा नेगेटिव। मतलब दोनों का एक ही होगा। कैसे करें? एवरीबडी का उल्टा होता है नोबडी, ठीक है, नोबडी ही इसको नेगेटिव बना देगा, बन गया नोबडी, नो से नेगेटिव। अब इस शब्द का ऑपोजिट कर लीजिए। इस शब्द का ऑपोजिट क्या होता है? लव्स। हेट का उल्टा होता है लव्स, हिम। सीधा सीधा हुआ कि कोई उसे, पहले कह रहे थे एवरीबडी हेट्स हिम, सब उसे घृणा करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उसे घृणा करता है। अब नीचे वाले का क्या है? नोबडी, कोई भी नहीं, लव्स हिम, उसे प्रेम करता, उसे कोई भी प्रेम नहीं करता। कोई भी प्रेम नहीं करता तो क्या है? घृणा ही करते हैं सब। सेम बात आपकी आएगी। आगे कह रहे हैं असर्टिव बनाइए। असर्टिव बनाने के लिए आपको मिल रहा है इंटरोगेटिव, ठीक है, मीनिंग चेंज ना हो वही बात करनी है। कह रहे हैं जैसे कैन यू टच द स्काई, क्या तुम आकाश छू सकते हो? तो आकाश छू सकते हो, ऐसे सभी सेंटेंस जो आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में आए और इंटरोगेटिव फॉर्म में उनको फिर असर्टिव बनाना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट से शुरू करना है। सब्जेक्ट को होने वाक्य का यू, नेगेटिव ना होने पर लगाएंगे, होने पर हटाएंगे, ये वाली बात ध्यान रखें। तो यहाँ क्या करना है आपको? नॉट है नहीं लगा लेंगे, यू कैन नॉट टच द स्काई, ये आपका बन जाएगा भाई असर्टिव, ठीक है। बस यहाँ ध्यान क्या रखना है कि नोट नहीं है तो लगाना है और है तो हटाना है, ठीक है। ये आपका हो गया भाई एक्सक्लामेटरी भी इसमें नेगेटिव हो गया, असर्टिव हो गया, सारा आपका ट्रांसफॉर्मेशन का एरिया हो गया है। अब हम बात करें सिंटैक्स की। अगला चैप्टर आता है इसमें सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होना है? सिंटैक्स में क्या चीज़ें हमें गलत मिलेंगी, सेंटेंस गलत मिलेंगे, उनको करना है हमें ठीक। ठीक कैसे करना है देखो मैं बता रहा हूँ। पहले लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका मतलब है पशु जंगल में, खेत में चर रहे हैं। तो पहला ही वर्ड देखें कैटल्स। कैटल्स एक ऐसा शब्द है जिसमें एस ही नहीं लगता है, मतलब वो सिंगुलर भी ऐसा यूज़ होगा बिना एस का, प्लूरल भी बिना एस का यूज़ होगा। तो यहीं पर गलती हो गई। अब हमें क्या करना है? इस सेंटेंस को बस लिख लेंगे ऐसे, यानी एक शब्द ही गलत है, यही कैटल, बाकी सब कुछ ऐसे लिखना है आपको। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन देके आपको पूछेंगे कि इसमें सेंटेंस के कौन से हिस्से में गलती है, तो वो ऑप्शन दे देंगे, है ना। उस प्रकार भी पूछ सकते हैं, जैसे इसमें पूछ लेते कि कौन से में गलती है, तो ऑप्शन बना दिए नीचे को, है ना, कि कैटल है, ग्रेजिंग है, फील्ड है, आर है, लिख के आपको बस टिक करना था कौन से में गलती है। तो आपको सिर्फ ये कैटल में गलती है तो ये कैटल वाला शब्द ही टिक कर देना था, है ना, ऐसे ये सिंटैक्स आपका मिल जाएगा ऐसे। आगे लिख रहे हैं ही इज़ ए एमपी। एमपी लिखा है, यहाँ देखिए एमपी को जब हम उच्चारण करेंगे तो एमपी का उच्चारण होगा ऐसे, एमपी उच्चारण करते हैं हिंदी में, एमपी। अब जो हमें आर्टिकल लगाना होता है वो हिंदी के साउंड के अकॉर्डिंग लगाना होता है, हिंदी की जैसे साउंड आ रही है। यहाँ एमपी, एम तो है हमारा कॉन्सोनेंट, लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। साउंड क्या है? एम में ए जो आ रहा है वो वोवेल आ रहा है, तो जितने भी ऐसे होंगे जो वोवेल लेके आते हैं ना, हम पढ़ के आते हैं कि जितने भी वोवेल साउंड हैं, याद रखिए वोवेल साउंड का मतलब वोवेल उच्चारण करते हैं, वो सब लेंगे एन। इसके अपोजिट अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो कॉन्सोनेंट साउंड में क्या आएगा भाई? ए। तो हमारा वर्ड क्या साउंड कर रहा है? एमपी साउंड कर रहा है वोवेल का, तो हमें ए नहीं लगाना है बल्कि हमें क्या लगाना है? एन। तो ये वाक्य आपका हो जाएगा ही इज़ एन एमपी। ये ए में गलती हो गई। आगे बात करें ही, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। यहाँ पॉइंट याद रखिए आप कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन आए हुए हैं।
ही हमारा थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाएं तो उनको लगाना होता है भाई 231 के नियम पर। ये बड़ा अजीब बात है। देखिए 231 में क्या है, 231 है 2 पर्सन, 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस क्रम में लगाएंगे। एक इसी का मैं और बता दूं साथ साथ कि एक दूसरा क्रम बनता है 123 का क्रम। ये क्रम कैसे सेट करना है आपको कि 231 को देखिए आप, अगर सारे के सारे प्रोनाउन आपको जो दिए गए हैं, अगर वो सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं, अगर वो सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं तब आप लगाइए ये 2 3 1 के उसमें, है ना। अगर सारे के सारे प्रोनाउन आपके प्लूरल हैं, बहुवचन हैं, तब आप उनको लगाइए 1 2 3 क्रम में। यहाँ देखें ही, यू एंड आई सभी सिंगुलर हैं, तो हम क्या करेंगे 231 का नियम लगाएंगे। 231 क्या होता है, 2 पर्सन पहले, 3 पर्सन बाद में, फर्स्ट पर्सन उसके भी बाद। तो इन सब में से 2 पर्सन कौन है भाई, 2 पर्सन है यू, 2 पर्सन का मतलब है सेकंड पर्सन। फिर थर्ड कौन है, ही। फिर लास्ट उसमें बोल रहे हैं लास्ट में कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन है आई। ये सही जगह लिखा हुआ है, एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ये आ जाएगा आपका 2 3 1, 231 का क्रम हो गया, है ना। अगली हम बात करें, आगे सेंटेंस लिखा है आई प्रीफर अ पेन देन ए पेंसिल। तो प्रीफर को याद रख लो, प्रीफर है, प्रीफरेबल है, कोई आई ओ आर से ख़त्म होने वाला है, जैसे जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इस तरह के वर्ड्स अगर कहीं मिलते हैं तो वो खुद कंपैरेटिव होते हैं अपने आप में, लेकिन उन खुद कंपैरेटिव होने के बाद भी उनमें देन नहीं आता है। ये देन में गलती है, क्या आता है उनकी जगह टू आता है, ठीक है, बस इतना ही गलती है। आई प्रीफर अ पेन टू ए पेंसिल, ये करना है। आगे लिखा है कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो खोज की है, लेकिन यहाँ वर्ड लिखा है इन्वेंटेड। इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना। आविष्कार करना क्या होता है, जो पहले था ही नहीं उसका आविष्कार करते हैं, और जो था लेकिन मिला नहीं लोगों को वो कहलाता है खोज। तो अमेरिका तो था पहले से, ये नहीं कि कोलंबस ने बना दिया अमेरिका, ऐसा तो है ही नहीं पॉसिबल, कोलंबस को मालूम चला। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो उसमें क्या है, इसी शब्द को चेंज कर देंगे बस। ये शब्द क्या है, यहाँ पे लग जाएगा डिस्कवर्ड, यानी इसमें गलती है, खोज करने को बोलते हैं डिस्कवर्ड। तो क्या बन जाएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ये शब्द आपका गलत था, इन्वेंटेड। आगे हम देखिए बढ़े अब ये अब तक जो हमने देखा सारा वो हमारा स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो सेंटेंसेस को लेकर था। अब हम बात करेंगे वोकैबुलरी से, उसमें जो आपका हिस्सा है वोकैबुलरी सेक्शन का, उसमें हम आ रहे हैं। और वोकैबुलरी सेक्शन क्या है, इसमें शब्दों को पूछेंगे बस, जैसे कह रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं साइनोनिम्स की, है ना, पर्यायवाची शब्दों को पूछ रहे हैं कि पर्यायवाची कौन है, किसका है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव रूप में मिलने वाला है। जैसे पहला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड को अगर हम मीनिंग करें तो एब्सर्ड का मीनिंग होता है भाई विचित्र। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, विचित्र। और विचित्र को हम नॉर्मली कहते हैं अजीब, है ना, बेढंगा, ऐसे भी बोलते हैं ना, अजीब बेढंगा अगर कुछ है तो देखिए इन वर्ड्स को पढ़िए। टेरर का मतलब है भयभीत होना, हेल्प सहायता करना, प्रॉफिट लाभ। स्टूपिड वर्ड आपको देखिए, स्टूपिड वर्ड क्या है, स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, है ना, बेवकूफ़। और मूर्ख और बेवकूफ़ कैसे होते हैं, वही विचित्र होते हैं, सबसे अलग जो होते हैं उन्हें मूर्ख कहा जाता है। तो भाई ये शब्द आपका ठीक हो गया, है ना, स्टूपिड इसका सिनोनियम। दूसरा है आपका डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना। अगर हम इस शब्द की बात करें तो इसका हिंदी मतलब है नष्ट करना, बर्बाद करना, नष्ट करना। इनमें शब्दों को देखिए, यहाँ कह रहा है फ्री कह रहे हैं आज़ाद करना, पोर्ट्रेट कोई चित्र बनाना किसी का, सेव का मतलब बचाना है, तो यहाँ वर्ड बना आपका रियून। रियून का मतलब नष्ट करना होता है, ठीक है, रियून का मतलब है नष्ट करना। तो आपका सही शब्द क्या हो गया, सही शब्द हो गया भाई आपका ये रियून। आगे हम बात करें, देखिए अगली पॉइंट है हमारा एंटोनियम्स, उल्टा बताना। एंटोनियम का मतलब है विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम शब्द में कह रहे हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड का जो हिंदी मीनिंग है, एक्सटेंड कहते हैं विस्तार करने को, विस्तार करना या किसी चीज़ को बढ़ाना, फैलाना, बढ़ाना, विस्तार करना, इसका बताना है उल्टा। इनके मीनिंग करें, सफ़र का मतलब दुख उठाना है, एम्प्टी कहते हैं खाली को, एग्जिट का मतलब है बाहर निकलना। एक शब्द बचा आपका लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट कहते हैं भाई सीमित करना किसी को, है ना। हम वहाँ क्या कह रहे थे, विस्तार करना, बढ़ाना बात हो रही थी, तो उल्टा क्या हो जाएगा, लिमिट, सीमित करना, उल्टा हो गया इसका। अगला वर्ड था हमारा माउन। और माउन का हम करें तो माउन कहते हैं रोने को या विलाप करना, ठीक है। इसका हिंदी होता है विलाप करना या फिर रोना,
अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें तो फेमस का मतलब प्रसिद्ध है, प्रेज का मतलब तारीफ़ करना है, ब्लेम का मतलब दोष लगाना है, रिजॉइस का मतलब होता है आपका आनंद मनाना, खुशी मनाना। तो विलाप करने का उल्टा क्या है? विलाप करने का उल्टा होता है खुशी मनाना, ये रिजॉइस, इसका ऑपोजिट वर्ड है, एंटोनियम। आगे हम देखें, यह है वन वर्ड्स। वन वर्ड्स का मतलब होता है शब्द समूह के लिए एक शब्द। बहुत सारे शब्द मिलेंगे, मतलब लाइन मिलेगी आपको पूरी, उस लाइन को कोई एक शब्द से शो करना है कि एक शब्द में हम उसे क्या कहेंगे। जैसे ये लिखा है विच में कॉज डेथ। इस लाइन का मतलब है जो मृत्यु का कारण बन जाए, जो मृत्यु का कारण बन जाए, है ना, मृत्यु का कारण बन जाए। इनमें मीनिंग है, देखिए ऑब्सोलेट कहते हैं जो चलन में ना हो, ईगोइस्ट का मतलब घमंडी है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, बाहर भेजना। बस एक वर्ड हमारे पास बचा, फैटल। फैटल को हिंदी में बोलते हैं घातक। सुने होंगे आप घातक का नाम है, सन्नी देओल घातक में है ना फिल्म, देखे होते हैं कि वो सबकी मौत का कारण बन जाते हैं सन्नी देओल। तो जो मौत का कारण बन जाए फैटल कहते हैं उसको। आगे लिखा है विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। इसका मीनिंग है जो अब प्रयोग में ना हो, जो चलन में ना हो, प्रयोग में ना हो। तो उसका होता है भाई, देखिए ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं आशावादी को, रिबल विद्रोही है, रिफॉर्म सुधार करना है। इसका सही शब्द है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेट बोलते हैं जो अब चलन में नहीं है, अप्रचलित इसका मतलब होता है। ठीक है, क्या इसका मतलब है? अप्रचलित। अप्रचलित कह रहे हैं जो अब चलता ना हो। तो ये आपका इसका हो जाएगा भाई वन वर्ड, ऑब्सोलेट। एक वो ये कई बार परीक्षाओं में आया है, इसका ध्यान दें आप, है ना। यहाँ मैंने उन सबको लिया जो रिपीटेड है, बार बार आपको एग्जाम्स में देखने मिले हैं, तो आपको हो सकता है इससे लाभ मिलेगा बहुत सारा। अगला वर्ड लिखा है, देखिए स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है साफ साफ काम कोई, है ना, अच्छा काम, बढ़िया काम, बिना बेईमानी वाला, निष्कपट बात कह सकते हो। इन सब में देखिए इंपॉर्टेंट वर्क का मतलब है महत्वपूर्ण काम, फेमस थिंग कोई प्रसिद्ध चीज़ है, डेयरिंग डीड कोई हिम्मत वाला काम। तो ये सभी नहीं है, इसका मतलब है ये फेयर बार्गेन। फेयर बार्गेन का मतलब होता है साफ साफ बात करना या निष्कपट कोई काम। सीधी बात लिख लो, अच्छा काम, ईमानदारी वाला काम या साफ कार्य। साफ कार्य क्या होता है? बिना बेईमानी वाला ही होता है। अगली हम बात करें ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब देखिए क्या है, ब्रिंग टू बुक कहते हैं, इसमें ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी को दंडित करना, सजा देना। किसी को सजा देना कहलाता है ब्रिंग टू बुक। अब इस सजा देने को ढूंढ लो, पहला ही वर्ड पनिश है ना, बस यही इसका हो गया, सजा देना ही पनिश को कहते हैं। बाकी ये सब अलग है, स्पीक फास्ट तेज बोलना, रीड ए बुक किताब पढ़ना, ब्रिंग समथिंग कुछ चीज़ लाना, ये इसके नहीं है। ठीक है, इडियम्स में क्या होता है, सिर्फ दूर से मीनिंग आता है कुछ, वो आपको याद ही करना होता है। अगली हम बात करें होमोपोन्स। ये आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, ये विकल्प में नहीं आएगा। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, होमोपोन्स आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, ये विकल्प में नहीं आएगा। क्या करना है, होमोपोन्स में क्या होता है, इनकी साउंड एक जैसी होती है, इनके होते हैं उच्चारण एक जैसे, उच्चारण एक जैसे हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है। मीनिंग अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा आपको, और उसका वाक्य प्रयोग भी करना होगा। ये दो काम करने होंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। कैसे? देखिए क्वाइट है, क्वाइट है, पहले क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, इसका हिंदी मीनिंग है बिल्कुल। ये इसका आप जो मीनिंग कर रहे हो, ये हिंदी इंग्लिश कोई में भी कर सकते हो। इस क्वाइट का अर्थ होता है शांत। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार आप कर सकते हैं ना, पहले शब्द लिखिए फिर उसका मीनिंग, अब आगे डैश करके उसका आपको दिखाना है प्रयोग। प्रयोग में कोई ऐसा सेंटेंस चुन लो जो बहुत आसान हो, जिसमें आपको गलती करने के कम चांसेस बने, कम से कम लिखना पड़े। कह रहे हैं क्वाइट बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल। सबसे आसान क्या है, आई एम क्वाइट वेल। क्या इसका अर्थ हो गया भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू आर क्वाइट वेल, ही इज़ क्वाइट वेल, कोई भी आसान सा वर्ड ले लीजिए जिसमें आपका क्वाइट आ जाए, बस मुख्य पॉइंट है क्वाइट आ जाए। आगे कह रहे हैं शांत। शांत एडजेक्टिव वर्ड है, तो इसको भी आसान से बना दो, है ना। ये बना है यू आर क्वाइट नाउ, QUIET, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, यू आर क्वाइट नाउ, तुम अब शांत हो, तुम अब शांत हो। ऐसे इसको देखिए पेन, पेन, पेन का मतलब होता है पहला कष्ट, कष्ट या दर्द। पेन दूसरा, इसका मतलब होता है शीशा। फिर वही काम करें, इनके एग्जाम्पल शो कर दीजिए। कष्ट,
वो दर्द से जोड़ लो, है ना, आई हैव हेड एक या हेड पेन, या कोई भी नॉर्मल ले लो। और दूसरा ही इज सफरिंग फ्रॉम, आपको एप्लीकेशन से याद भी होता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन, वह दर्द से पीड़ित है। बस आ गया प्रयोग। इसको पेन को बोलो, इसको बिल्कुल सीधा ही कह दो जी, दिस इज वेरी गुड पेन या वेरी फाइन पेन, कुछ ऐसा वर्ड लिख लीजिए जिससे आए कि यह बहुत अच्छा शीशा है, या दिस विंडो पेन इज़ वेरी गुड, ये भी कह सकते हो आप। आगे बोल रहे हैं फेयर। फेयर, इस पहले वाले फेयर का मतलब होता है दो मितले बस के, एक होता है अच्छा और एक इसका मीनिंग होता है मेला। जो भी आपको आसानी से लगे उसे दिखा दीजिए। फेयर का मतलब मेला भी है और अच्छा भी है। नीचे वाले फेयर का मतलब होता है जी किराया, किराया। वही पहले की तरह आपको इसका प्रयोग करके दिखाना है। ये ध्यान रखें, नंबर तभी मिलेगा जब आप इस पर प्रयोग करके दिखाएंगे पूरा नंबर। मेले को लिख दो सीधा ही वेंट टू द फेयर। आसान से आसान सेंटेंस चुनिए आप, जिससे कि गलती होने के चांसेस ही ना रहें। ही वेंट टू द फेयर, इस किराए के बारे में कह लो कि द फेयर ऑफ द बस इज़ वेरी हाई, बस का किराया बहुत ऊंचा है या बहुत ज़्यादा है। ये आपका हो गया, ये सारा ग्रामेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट है। इसके बाद एक छोटी सी बात आपको और मैं दिखाऊंगा, ये है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन क्या होती है, 5 नंबर का आता है, स्टोरी आती है और उसको आप पढ़ लीजिए पहले, पढ़कर आपको बड़ी आसानी से बनाते जाएं। कैसे बनाना होता है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक सेंटेंस अलग अलग करके दिखा रहे हैं। यहाँ आपको क्या है, मैंने सारे स्टोरी दिखा दी, ऐसे आएगी, 5 नंबर इस पर मिलेंगे आपको। देखिए कैसे करना है। उसमें आप ये देख लो कि कौन सेंटेंस कैसे कैसे है लिखा है। देखिए पहला सेंटेंस स्टोरी से ही है, उसी से ये स्टोरी से, एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। तो क्या होता है, स्टार्टिंग करना है आपको सब्जेक्ट से, जो भी काम करने वाला हो वो सब्जेक्ट है। कौन है इसमें, एक चित्रकार। उससे भी पहले क्या लिखा है, एक बार। एक बार की अंग्रेजी होती है भाई वंस, है। एक चित्रकार, चित्रकार की अंग्रेजी होगा पेंटर। ए पेंटर क्या कर रहा था, सजा रहा था। ये वर्ब है, सजा रहा था। ये पास्ट की बात हो रही है, वाज। सजाने के लिए पेंटिंग कह सकते हो, डेकोरेटिंग कह सकते हो, है ना, डेकोरेटिंग। अब किसे सजा रहा है, एक महल को। एक इसमें उल्टा चलना होता है, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब से उल्टी तरफ को चलते जाओ। तो क्या है, देखिए ये लिख लेंगे यहाँ, ए पैलेस, एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। इतना हो गया, है ना। नॉर्मली आप और भी कर सकते थे इसमें कि ए वंस ए पेंटर वाज पेंटिंग ए पैलेस, या मेकिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं ना, मेकिंग ए पैलेस ब्यूटीफुल। आगे लिखा है जब वह दीवारों पर रंग कर रहा था। यहाँ तक बनाइए पहले, जब वह दीवारों पर रंग कर रहा था। बनाए इसको, व्हेन ही वाज, रंग करने का मतलब क्या होता है, पेंटिंग करना ही है ना। व्हेन ही वाज पेंटिंग, जब वो पेंट कर रहा था, किसको पेंट कर रहा है, द वॉल्स। तो इतने का अर्थ हो गया भाई, जब वह दीवारों को पेंट कर रहा था। तब क्या हुआ, ये बीच वाले में कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ, ये जो तब लिखा है, इस तब की अंग्रेजी कुछ नहीं आनी है, इसके लिए कोमा होता है। वहन लग जाने का मतलब है बीच में कोमा, तब नहीं लाना। उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई, उसके हृदय में इच्छा हुई, है ना। सीधी बात करें, ही विस्ड, इसका मतलब है उसने इच्छा की। ही विस्ड टू सी हिज जॉब, या वर्क भी लिख सकते थे, ही विज्ड टू सी हिज जॉब। अब ये कह रहे हैं दूर से, तो दूर से के लिए लिखेंगे फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी दूरी से देखने की कोशिश की। ये बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद अलग डिवाइड कर लिया उसको। परीक्षा में आप ऐसा ना करें, ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। परीक्षा में आपको उसको सारे पैसेज को एक साथ बनाएं, हिंदी विंदी ना लिखें इस प्रकार, है ना। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है एक साथ, यहाँ तो आपको समझाने के लिए बात हो रही है। पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुँच गया। जहाँ भी मिले आपको हटते हटते, यानी मतलब डबल शब्द हिंदी में मिले, कहीं भी डबल शब्द, जैसे हटते हटते, चलते चलते, बैठे बैठे, तो वहाँ पे आपको शब्द यूज़ करना होता है वाइल, लगाना होता है वाइल।
और इसके बाद जो शब्द आएगा वो कंटिन्यूस वर्ड में लिखेंगे उसको आईएनजी फॉर्म के साथ। यहाँ हमारी वर्ब क्या थी, वर्ब थी हमारी पीछे हटते हटते, तो बनाएंगे इसको व्हाइल कमिंग बैक। कमिंग बैक इसका मतलब है पीछे आते आते। क्या हो गया, वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया, तो ही रीच्ड, अब कहाँ पहुंच गया है, चबूतरे के छोर तक। ही रीच्ड टू द एंड, छोर कहते हैं एंड को, टू द एंड ऑफ, चबूतरे को बोल लीजिए प्लेटफॉर्म, या इसको टेरेस भी बोलते हैं ना, छज्जा वगैरह। आगे लिखा है आपका, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस अगर पास्ट का आता है तो इफ़ वाला हिस्सा बनाएंगे आप उसका वुड हैव से जैसे, और थर्ड फॉर्म के साथ, है ना। कैसे, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता, इफ़ ही हैड कम बैक, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता, कम बैक अ स्टेप, यानी एक स्टेप और हट जाता, तो क्या हो जाता, तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। इसको बनाना होता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही वुड हैव, थर्ड फॉर्म लगाना है फॉलन, ही वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ, तो वह धरती पर गिर पड़ता, पृथ्वी पर गिर पड़ता। बिल्कुल आसानी से उसको डिवाइड करते हुए चलिए। उसके नौकर ने उसे देख लिया, पास्ट इंडेफिनिट है, बनाइए उसके नौकर ने, हिज सर्वेंट सॉ हिम, उसको देख लिया। फिर कह रहे उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। उसने किसने, वही नौकर ने। ही फेंक दिया की अंग्रेजी लगाइए थ्रू, रंग का बर्तन, रंग का बर्तन क्या है उसको बोल लीजिए द पोट या द बॉक्स या बाउल, सीधा है ना, द बाउल ऑफ पेंट या कलर भी कह सकते थे। जितना हो गया, उसने रंग के बर्तन को फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया है, दीवार पर, है ना। दीवार पर क्या है, ऑन द वॉल, उल्टे हटते आना है ना, ऑन द वॉल। फिर क्या इधर को आए जैसे, तो एकदम, एकदम के लिए आता है एट वंस, ठीक है, उल्टे चलना होता है। इसको बनाते हुए सब्जेक्ट लिख के फिर वर्ब से पीछे को हटते चले आओ और इधर को बढ़ते जाएंगे, है ना। आगे लिखा है, नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया। चित्रकार सब्जेक्ट है, द पेंटर, अब ये क्या है, बहुत क्रोध आया। इसको बनाइए बिकेम वेरी एंग्री। अब क्या इसमें बचा था, नौकर के व्यवहार पर, तो एट व्यवहार के लिए होता है बिहेवियर, एट द बिहेवियर ऑफ द सर्वेंट, नौकर के व्यवहार पर गुस्सा आ गया उसको। आगे लिखा है, वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। फिर सेम बात, सब्जेक्ट शुरू कर लो, ही आगे बढ़ा, केम फॉरवर्ड, वह एक आगे बढ़ा, क्या करने के लिए आगे बढ़ा, कह रहे हैं दंड देने के लिए। इसको बोलेंगे टू पनिश हिम। अब उसमें लिखा है वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा, उसे आ गया, सब कुछ आ गया, तुरंत और रह गया ना। तुरंत के लिए क्या होता है, एट वंस, इसको याद करें, एट वंस है तुरंत। ही केम फॉरवर्ड टू पनिश हिम एट वंस। अगली बात पर हम आए तो आगे लिखा है, देखिए, नौकर ने रंग का बर्तन फेंकने का कारण बताया। तो द सर्वेंट, अब इसमें वर्ब है बताया है, तो द सर्वेंट टोल्ड, क्या बताया है, बर्तन फेंकने का कारण, टोल्ड द रीज़न ऑफ इट। इसे आप शॉर्ट में दिखा सकते हो इतने को, ये है ना, रंग का बर्तन फेंकने का कारण में से कारण लिख लो बस, है ना। बाकी कह दे इसका मतलब किसका, जिसके लिए वो मार रहा था उसको ना। द सर्वेंट टोल्ड द रीजन ऑफ इट। अब लिखा है, तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। अब तब की अंग्रेजी लिखेंगे, देन द पेंटर
ये कह रहे हैं बहुत सा इनाम दिया, पहले बना लो बहुत सा इनाम दिया, gave him lots of reward। अब इसमें बचा था खुश होकर, खुश होकर को जोड़ दीजिए आप, being happy। ठीक है, तो ये भाई आपका सारा मैंने पेपर आपको दिखाया है, और ये सब चीज़ें आपकी ग्रामेटिकल थी, 25 नंबर वाली थी। और इन सारे 25 नंबर्स को मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट मुश्किल मानते हैं, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपकी मुश्किलें आसान होंगी। ठीक है, और आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा भविष्य बनेगा। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।